हेलो दोस्तों, ये मेरा अगला वीडियो है। पिछले वीडियो मैंने डाला था कि ऋग्वैदिक काल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आने वाले हैं, तो उस तरीके के मैंने मुख्य एग्ज़ाम थोड़े पॉइंट लिए हुए थे। वैसे ही इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के पॉइंट लिए हुए हैं। तो दोनों वीडियो मैंने जो एग्ज़ाम में आएंगे वो मुख्य क्वेश्चन ले लिए हैं। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने पूरा डिस्क्राइब करके डाल ही दिया था पूरा वैदिक सभ्यता। और आगे मैं डालने वाला हूँ कि सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसा था इसका, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। तो आज देखते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका पहला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब तक फैल गई थी। तो हमने पहले क्या देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने पंजाब और अफ़गानिस्तान में आके बसे थे। लेकिन इस काल में आते आते ये लोग पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र तक फैल गए थे और गंगा यमुना दोआब तक। अगला पॉइंट है, इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ करवाया जाता था? राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजसूय यज्ञ किस काल में या किस सभ्यता में करवाया जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में। अगला है, तकनीकी विकास के दृष्टिकोण से इस काल में लोहे का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की तो खोज ही नहीं की गई थी, और जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता चालू हुई, वैदिक सभ्यता में आते आते लोहे की खोज की गई और ऋग्वैदिक काल में लोहे का थोड़ा सा यूज करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस काल में आते आते लोहे का सर्वाधिक महत्व दिया गया और लोहे को कृष्ण आयस के नाम से जाना जाता था। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। तो क्वेश्चन बनेगा कि लोहे को उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्ण आयस के। अगला है, उत्तर वैदिक काल में आते आते पंचजनों का लोप हो गया था तथा उनका स्थान विशाल राज्यों ने ले लिया था। तो हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि बौद्ध टाइम पे 16 महाजनपदों का विकास हुआ और बड़े बड़े राज्य बन गए थे। वैसे ही क्या था कि ऋग्वैदिक काल में कितने थे? पंचजन, यानी बोल सकते हैं कि 5 ऐसी जनपदें थीं छोटी छोटी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इन्होंने विशाल राज्यों का रूप ले लिया था, यानी ये राज्य बड़े हो चुके थे। आगे देखें कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों से। तो ऋग्वेद दिया नहीं क्योंकि ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसकी जानकारी इन तीनों वेदों से मिलती है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ से, आरण्य से और उपनिषदों से। तो ये सारे जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, उपनिषद है, इन सारे टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा इन्हीं को कवर करूँगा। तो आपको बढ़िया सुविधा होगी इनको समझने के लिए। तो अगला मतलब जितने वीडियो डालूँगा जो वैदिक सभ्यता की, उसमें पूरा आपको कवरअप मिलेगा। आगे है, इस काल में पंजाब से आगे गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्यों का विस्तार हो गया था। यानी कि गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत आर्य कहाँ तक फैल गए थे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्यों का विस्तार हो गया था, यानी उत्तर प्रदेश तक वो बसने लगे थे। अगला है, कुरु और पांचालों ने अपनी सत्ता का विस्तार दिल्ली और दोआब के ऊपरी व मध्य हिस्सों तक किया तथा हस्तिनापुर कहाँ पे? मेरठ पे। तो क्वेश्चन बनता है कि हस्तिनापुर किस राज्य में है या वो कहाँ पर है? तो हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई हुई थी? हस्तिनापुर में। अगला है, इस काल में पहली बार राजस्व की अवधारणा आई। यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसको तो आप याद ही रखना। क्वेश्चन बनेगा कि राजस्व की अवधारणा सबसे पहले कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में राजस्व की अवधारणा आई तथा सभा और समिति जैसी परिषदों आधार विहीन हो गई, क्योंकि जो सभा और समिति का जो मुख्य जो वर्चस्व था किस काल में था? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते
सभा और समिति का जो अधिकार था वो अधिकार विहीन हो चुकी थी। आगे है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति और महिमा को प्रदर्शित करता था, यानी राजा कितना शक्तिशाली है, कितनी उसकी सेना है, कितना उसका वर्चस्व है, वो किसके आधार पर राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ के आधार पे किया करता था। अगला है इस युग में औपचारिक ढंग से करों का संग्रह किया जाने लगा था, यानी ऋग्वैदिक काल में कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वहाँ की भूमि होगी, जो भूमि कर लिया जाने लगा होगा, जो भी जितने भी सारे कर होते हैं सारे कर संग्रह किए जाने लगे थे। इसके संग्रह व संचालन के लिए संग्रहित नामक अधिकारी होता था, यानी संग्रहित नामक एक अधिकारी होता था जो कर वसूला करता था। अगला है इस काल में समाज पितृसत्तात्मक था, जो ऋग्वैदिक काल में था वो ही इस काल में बना रहा, लेकिन महिलाओं की स्थिति में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई, यानी ऋग्वैदिक काल में जितना महत्व महिलाओं को दिया जाता था उतना महत्व उत्तर वैदिक काल में नहीं दिया जाता था। अगला है इस काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन हो गया था, यानी ऋग्वैदिक काल में क्या था कि औरतें अंतर विवाह कर सकती थी, यानी एक जात से दूसरी जात में, लेकिन इस जो उत्तर वैदिक काल थी उस काल में जातिगत स्तरीकरण गोत्र प्रथा प्रतिष्ठित हुई, यानी गोत्र जो बनने लगे थे, यानी अभी बहुत सारे गोत्र होते हैं जात में समाज में, तो गोत्र प्रथा प्रचलित हुई और एक गोत्र में विवाह निषिद्ध किया गया, यानी जिस गोत्र की लड़की उस गोत्र में शादी नहीं कर सकती। अगला है इस काल में यद्यपि जातिगत स्तरीकरण कायम होने लगा, यानी जात पात जो थी पहले थी नहीं, यानी 4 वर्णों में बटा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो समाज था वो जातिगत बंटवारा उसका होने लगा था, किंतु अस्पृश्यता की भावना अस्तित्व में नहीं थी, यानी छूत वहाँ पर नहीं मानी जाती थी। अगला है शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन मिलता है, यानी एक जो अपन पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण, यानी कि जो मैंने अभी बताया था जैसे ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारा डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो अपन क्या है कि लाइन बाय लाइन फैक्ट जैसे देख रहे हैं, तो शतपथ ब्राह्मण याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी अनुष्ठान का वर्णन में लगाया और संभवतः लकड़ी के हल का ही प्रचलन था। अगला है वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल की भी क्या खेती करने लगे थे, और चावल को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में? व्रीहि। तो व्रीहि याद रखना, पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि व्रीहि को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था। अगला है पशुपालन इस काल में द्वितीयक पेशा बन गया था, यानी ऋग्वैदिक काल में प्रथम पेशा क्या था? पशुपालन था, उसी के आधार पर उनको पैसे आते थे या कमाई होती थी, लेकिन इस काल तक आते आते कृषि की प्रधानता ज़्यादा बढ़ गई। प्रथम स्थान किसको मिल गया? कृषि को। आगे है आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी, क्योंकि उस समय क्या था कि मुद्रा जो होती थी यानी जो पैसे होते थे वो थे नहीं उस टाइम पे, यानी बनाए नहीं जाते थे। उस टाइम पे क्या होता था कि वस्तु विनिमय यानी जैसे 1 कुंटल गेहूँ किसी ने ले लिए तो उसको 1 कुंटल गेहूँ ही वापस कर देता था, यानी या ऐसे बोल सकते हैं किसी को अनाज चाहिए तो जैसे व्यापारी है तो व्यापारी कपड़े दे देता था और जो कपड़े लेता था वो क्या दे देता था? अनाज दे देता था। तो इस तरीके की विनिमय प्रणाली वहाँ पर लागू थी। अगला है निष्क, शतमान, पात, कृष्णाल आदि माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थी, यानी जो माप तौल की जाती थी उस टाइम पे, जैसे अनाजों की माप तौल की जाती हो या किसी और वस्तु की, उनके लिए अलग अलग क्या थे? इकाइयाँ थीं। और इस काल में ही षड दर्शन का बीजारोपण हुआ था, यानी जो दर्शन शास्त्र हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना याद रखना कि षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। एक पॉइंट और है कि इसमें थोड़ा सा ये पिछले मतलब उत्तर वैदिक काल में किस दिशा को क्या कहा जाता था वो देख लेते हैं। तो दिशा वैदिक काल में क्या कहते थे और राजा को क्या कहते थे। तो अभी जो पूर्व दिशा है उसको प्राची बोला जाता था और राजा कौन होता था? पूर्व का सम्राट। और जो अभी पश्चिम में उसको प्रतीची बोला जाता था और राजा कौन होता था?
स्वराष्ट्र बोलते थे राजा की जगह। और उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल को उदीची कहा जाता था, जहाँ का राजा बनता था विराट, यानी राजा का जो राजा बनता था उसको विराट बोलते थे। और मध्य जो दिशा थी, मध्य में मध्य बोलते थे अभी भी, और पहले भी मध्य, और वहाँ पर क्या बनता था राजा, यानी मध्य जो भूमि थी, मध्य क्षेत्र, उसमें राजा बनाया जाता था। लास्ट है एक दक्षिण जो दिशा थी, दक्षिण को दक्षिण ही बोला जाता था, और वहाँ पर क्या राजा ना बन के भोज नाम से राजा बनता था, यानी राजा को भोज कहते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। उत्तर वैदिक काल में जो मेन जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इसमें समझा दिए आपको। इसको 2-3 बार आप रिवाइज करके देख सकते हो, और इसको पूरा ध्यान रखना है, पूरा नोट्स बनाना है, आप कॉपी में बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।